बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। बत्ती है ना पानी, ये है आज के पाकिस्तान की कहानी, क्योंकि बदतरीन ब्रेकडाउन हुआ है बिजली का पाकिस्तान की तारीख़ में। और अभी प्रोग्राम में आने से पहले हम देख रहे थे कि इंटरनेशनली बदतरीन ब्रेकडाउन्स कितने हुए। तो पिछले 15 से 20 साल के दौरान सबसे ज़्यादा बदतरीन ब्रेकडाउन्स हैं वो पाकिस्तान में ही हुए हैं, 3 से ज़ायद। भारत में आखिरी बार सबसे बदतरीन ब्रेकडाउन 2012 में हुआ था। तो ये हमारी कहानी है, इससे हम बात का आगाज़ करेंगे, लेकिन अगले हमारे ब्रेक के बाद वाले हिस्से में, क्योंकि सरेदस्त आपने देखा होगा कि प्रोग्राम से पहले जनाब इमरान खान साहब मुखातिब थे। आज बड़ा अहम उनका ख़िताब था। उन्होंने इस ख़िताब में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इस नशरिए में ये ऐलान किया है कि जो निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर हुआ पंजाब में मोहसिन नकवी साहब का, उसके ख़िलाफ़ वो अदालत जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे। कल से लाहौर में एहतजाज की उन्होंने कॉल दी है। और दूसरा अहम नुक्ता उनके ख़िताब का ये था कि वो जो गवर्नर्स हैं या निगरान सेटअप्स हैं, इस हंगाम में इलेक्शन की तारीख़ नहीं दी जा रही, उसके ख़िलाफ़ भी वो एहतजाज करने का प्लान रखते हैं। मोहसिन नकवी साहब की जो तकर्रुरी है उस पर उन्होंने कई सवालिया निशान उठाए हैं और कहा है कि ये बदनीयती पर मबनी तकर्रुरी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। मशरक़ी पाकिस्तान के शामी साहब बार बार वो हवाला दे रहे थे कि मेरे नाम पर जिन्होंने कांटा लगाया है वही लोग इन्हें निगरान वज़ीर आला के तौर पर लेके आए हैं, और उन्हें ख़दशा है कि इनके आने से पंजाब के सूबे में वो ब्यूरोक्रेट्स, वो पुलिस अफसरान आएंगे जो PTI के ख़िलाफ़ हैं। ये उनको ख़दशा है। तो इसी से शुरू करते हैं, क्योंकि बड़ा अहम मौजू बन गया। एक तो जिस हंगाम उनकी तकर्रुर हुई, रात को आप भी जाना पड़ा हलफ लेने के लिए, तो वहीं से देखने के लिए तो वहीं से शुरू कर लेते हैं कि खान साहब ने जो रात 11:30 बजे हलफ उठाया गवर्नर हाउस में, और हम भागम भाग वहाँ पहुँचे। कुछ लोग ट्रैफिक में फंस गए, कुछ ट्रैफिक में भी फंस गए होंगे। तो वहाँ के मीडिया के अच्छे दोस्त मौजूद थे। मियाँ अमर महमूद साहब थे, नजम सेठी साहब थे, हमारे सलमान गनी साहब थे, सुहेल वड़ाज साहब थे, फिर हबीब अकरम साहब थे। और क्योंकि पर मीडिया से ताल्लुक़ है मोहसिन नकवी का, फिर उमर शामी साहब थे। तो हमारा यानी फ़र्ज़ भी है ना, और कर्ज़ भी है कि जो मीडिया के भाई हैं उनकी खुशी में शरीक हों। ठीक। तो गवर्नर बलीगुर रहमान साहब जो थे उन्होंने हलफ लिया। और दिलचस्प बात यह कि गवर्नर जो सर्वर हैं वो भी थे, साबक, वो भी तशरीफ, वो मैं पहली रो पे उन्हें देख पा रहा था, बल्कि पहली कुर्सी पर थे। और बड़े शहर के काफ़ी यानी बिजनेसमैन बड़े बड़े और पॉलिटिकल कारकुन जो थे, ऐसी कारकुन कम थे, लेकिन ये है कि बड़ी पुरहजूम तकरीब थी। और गवर्नर सरवर तो बाद में फिर बैठे रहे, हम चाय भी पीते रहे उनसे और उनके दौर की यादें ताज़ा करते रहे उनसे। 2 गवर्नरों के दरमियान हमने भी कुछ वक्त गुजार लिया। ठीक है। देखें, ये मोहसिन नकवी जो है ना, शामी साहब, इससे पहले कि आप खान साहब का रद्द अमल या उनके एतराज़ात या मोहसिन नकवी साहब की तकर्रुरी उस पर इजहार ख्याल या अपना नुक्ता नज़र पेश करें नाज़रीन की याद दहानी के लिए कि इस प्रोग्राम में सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब के मामले को ख़बरियत के तौर पर नशर किया गया था कि वो वज़ीर आला पंजाब होंगे। देखिए क्या कहा गया था प्रोग्राम नुक्ता नज़र में चंद रोज़ पहले। कि नाम बचता है 4 में से 3 शख्सियात के ऊपर जो एतराज़ या नुक्ता उनके ऊपर उठ सकता है वो बयान कर दिया। एक शख्स बचता है जो ना डुअल नेशनल है, ना ऑन जॉब है और ना वो नैबज़दा है, तो वो मोहसिन नकवी है। और एक बड़ा शानदार कैरियर है, बड़ा एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, CNN में नाम पैदा किया और फिर पाकिस्तान में अपना काम शुरू किया। एक चेन उन्होंने बनाई टेलीविज़न की, अखबार भी एक निकालते। तो हमारा जो शोबा है मीडिया का या सहाफ़त का, अब नजम सेठी साहब सहाफ़ी थे, फिर हमारे प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी वो अखबार नवीस थे एक लिहाज से, अगरचे प्रोफेसर हैं वो, लेकिन मीडिया की शख्सियत भी है। और अब मोहसिन नकवी, गोया हमारा जो शोबा है उसी में से हीरे चुने जाते हैं, उन्हीं पर एक ये रही थी सर सूरत हाल। अच्छा बात, अल्हम्दुलिल्लाह तज्जिया दुरुस्त साबित हुआ। देखें, मोहसिन नकवी साहब के बड़े ताल्लुकात हैं आसिफ अली जरदारी साहब से, इसमें कोई शुबा नहीं। वो एक ना वीडियो वायरल हुई जब जरदारी साहब आए चौधरीयों के यहाँ, तो वहाँ मोहसिन नकवी साहब थे, वहाँ वो कह रहे हैं ये हमारा बरखुरदार है, चौधरी साहब आपका रिश्तेदार है। उस जुमले को खान साहब भी रिपीट कर रहे हैं। अब देखिए, अब वो रिश्तेदार हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो भांजी है। जी हाँ।
वो उनकी बीवी है। जी जी। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सगी भांजी जो है दूसरी, वो सालक हुसैन साहब की बेगम है। तो यानी ये जो मोहसन है और सालक है वो हमजुल्फ भी हैं। हमजुल्फ भी हैं। तो अब चौधरी ख़ानदान से तो उनका इतना करीबी ताल्लुक़ है, तो ये तो परवेज़ इलाही साहब से ख़ास तौर पर, और परवेज़ इलाही साहब को ज़्यादा एहतजाज जो है करने का मौका भी मिला है। अब वो कहते भाई हम भाई उनका रिश्तेदार है, लेकिन वो दूसरे लोग एतराज़ नहीं कर रहे। जी जी। वो खुद एतराज़ कर रहे हैं। खुद एतराज़ कर। तो बहरहाल उन्होंने ऐलान किया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जी। अब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन अब ये बात कही गई कि वो नैब के साथ उन्होंने प्ली बार्गेन की हुई। जी। अब मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। देखें, मोहसन नकवी ना तो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे कभी, ना कोई सरकारी अफसर रहे कभी, ना किसी पार्टी के रुकन है, तो नैब उनके बीच में कहां से आ गई? तो मैंने जब इसकी कुरेद पड़ताल की, एक तो नुकता ये है ना, दूसरा ये जो प्ली बार्गेन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ये तो है ही नहीं। देखिए, अगर प्ली बार्गेन की है ना मोहसन नकवी ने, सर ये जो उनका तो बात सुने, मैं तो मेरे परवेज़ इलाही साहब भी मेरे भाई हैं, और मोहसन नकवी जो है वो भी बड़े मुझे अजीज़ है। मेरी आंखों के सामने तो वो पले बड़े जवान हुए, कहाँ से कहाँ पहुँचे, तो मेरे तो उनके नेक ख्वाहिशात हमेशा उनके साथ रही। अब ये वकील करने की और सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उन्होंने प्ली बार्गेन की है तो मुझे ही सबूत फराम कर दें, आप नशर कर, मैं अपना जरगा लेके मीडिया का मियां आमिर महमूद साहब को भी साथ मिलाऊंगा, मीर शकील रहमान को भी मिलाऊंगा, और भी हस्बे तौफीक जो मिल सका हम जाएंगे। भाई इस्तीफा दो हमारे सामने रखो। मोहसिन नकवी साहब के पास जाएंगे? हाँ जी, इस्तीफा लेके अगर प्ली बार्गेन का सबूत आपको अगर प्ली बार्गेन उन्होंने की है, वो पीटीआई सबूत देती है, अगर कोई सबूत ये लीजिए चैलेंज है जी, हम इस्तीफा लेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? वहां ना जाए, वहां जाने पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे, वक्त आया होगा। अब हम ये काम कर देंगे आपका। ये बड़ा हमेलान आप कर रहे हैं। देखिए किस्सा क्या है, मोहसन के एक दोस्त हैं बिजनेसमैन अफजल साहब, उनसे उन्होंने मेरे ख्याल 35 लाख रुपया उधार लिया। ठीक। अब उन पर एक नैब का मामला हो गया, मुकदमा कायम हो गया, नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी। वो जांच पड़ताल में मालूम हुआ कि उनसे इतने पैसे, उनका कर्ज जो है मोहसन ने भी देना है, तो नैब वाले ने कहा भाई आप ये वापस करें। उन्होंने अफजल साहब को वो कर्ज जो था वो वापस कर दिया, वो नैब के पास चला गया। 2008 में लिया, ठीक है ना। वो जो कर्ज लिया था वो वापस कर दिया उनको। उसमें प्ली बार्गेन कहां से आ गई, उसमें इल्जाम कहां से आ गया? भाई एक, अब आप एक काम करें, आपके ऊपर तो केस हो जाए खुदा ना खास्ता, या मेरे ऊपर हो जाए, तो आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर मैंने आपसे कोई 100 रुपया उधार लिया हुआ है तो वापस कर दूंगा मैं, या आपने मुझसे लिया हुआ है, तो इसका कोई ताल्लुक मोहसन के खिलाफ तो मुकदमा बन नहीं सकता ना भाई, ना एमएनए, ना एमपीए, ना किसी पार्टी का रुकन, ना अफसर। लेकिन नहीं हो। देखिए बात सुने, इमरान खान साहब को यह हक हासिल है शिकायत करने का, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी हक हासिल है, हर एक की अपनी राय है, हम रोक तो नहीं सकते ना उनको, और अगर वो जज्बात का इज़हार करे दुरुस्त है। मगर मुसीबत ये है, हम तो बार बार अपील करते रहे कि भाई ये सियासतदान जो हैं एक दूसरे के साथ मिल बैठे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और शहबाज नाम हमजा साहब, या उनके जो नॉमिनी हैं मलिक अहमद खान साहब, मिल बैठते नहीं, ना वो मिल बैठे, ना पार्लियामेंट कमेटी में इत्तेफाक हो पाया। ये तो यहाँ तय था पहले दिन से कि इनसे नहीं हो पाएगा, ये इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा। इमरान खान साहब ये काम कर लेते। जब आप इत्तेफाक नहीं करेंगे, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में हुआ ना, अकरम दुरानी साहब, महमूद खान साहब, उनकी मिसाल को फॉलो करते, किसी नाम पर इत्तेफाक कर सर, वो जब आप नाम पर इत्तेफाक नहीं किया। देखिए इलेक्शन कमीशन जो है उसमें आपने 4 नाम दे दिए मुतनाज़ा, चारों मुतनाज़ा, क्योंकि चारों पर दोनों जमातों मुत्तफिक नहीं हो रही। बिल्कुल, उनके नाम इनको कबूल नहीं थे, इनके नाम उनको कबूल नहीं थे। कोई भी आदमी मुकर्रर किया जाता, दूसरा एहतजाज करता। अब मोहसन नकवी का नाम उन्होंने कबूल कर लिया कि भाई मीडिया का शख्स है,
बेज़रर है। नहीं, हमने अपने प्रोग्राम में जो बयान भी नाज़रीन नशर किया उसमें बताया था कि इनका इंतखाब अगर होगा तो इस वजह से होगा क्योंकि बाकी जो 3 शख्सियात थी उनके ऊपर कई एक सवाल उठ रहे थे उनकी सर्विस के हवाले से। नैब केसेस थे, चीमा साहब के ऊपर, नसीर साहब जो थे डुअल नेशनल भी थे, कई एक एतराज़ात थे। ये जो आपने किस्सा बयान किया ना कि अगर प्ली बार्गेन का आपको सबूत मिल जाए तो आप जरगा लेके आऊंगा ना। अच्छा, अब अपने भाई अपने जरगा के साथ जाऊंगा, जरगा लेके ना। अपने भाई जो हमारे बुजुर्ग हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, मीडिया के सीनियर हैं, उनके साथ जाएंगे, साफा डालेंगे, उनके गले में इस्तीफा लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है, बड़ी खुली ऑफर है जी। लेकिन इसमें कुछ हकायक भी हैं क्योंकि इसी एक लेटर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर भी नशर कर रही है कि ये देखें, ये सबूत है नैब से प्ली बार्गेन का। ये अव्वल तो प्ली बार्गेन का ख़त है नहीं, लेटर है नहीं है। ये शामी साहब दुरुस्त फरमा रहे थे कि 2008 में उन्होंने 35 लाख रुपया लिया था मोहम्मद अफजल साहब से। तो जब इंक्वायरी इसकी शुरू, अच्छा ये केस भी नहीं था, इंक्वायरी थी। इस इंक्वायरी को जब इसका आगाज़ हुआ तो 2010 में उन्होंने ये वापस कर दिया वॉलंटियरली, और ये वॉलंटियर रिटर्न है, रजा कराना वापसी उस रकम की जो उनके ऊपर वाजिब थी। कर्ज की वापसी अपने ऊपर वाजिब नहीं थी। और इसका टाइटल भी है रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ वॉलंटरी रिटर्न। हाँ, उनका आप ये देखें, वो मुल्ज़म नहीं थे, एक मुल्ज़म के दोस्त थे, उससे कर्ज लिया हुआ था, वो वापस कर दिया। तो भाई एक बात सुने, एक तो पहली बात, ये निगरान वजीर आला है ना, वो कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, उसके लिए लिमिटेड से इख्तियारात। अब आप देखिए, ओहदा संभाला है और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी कर दिया। यहां खबरें आ रही थी धड़ाधड़ ट्रांसफर होगी, पोस्टिंग होगी। उन्होंने कहा जी कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर जी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती। हाँ जी, गोया जब धड़ाधड़ तबादले नहीं हो सकते। अब आप एक महदूद इख्तियारात के साथ, और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है, तो मेरी इमरान खान साहब से भी मुअद्दबाना गुजारिश होगी क्या सर, कि ठंडे दिल से मामलात पे गौर करें और चीज़ों को आगे लेके जाएं, इंतखाब की तैयारी करें, अपने उम्मीदवार चुनें, उनकी कैंपेन चलाएं और मैदान में अपना घोड़े लेके आए। अपना क्यों अपने आप को एहतजाज बिल्कुल वो करें, उनका हक है, लेकिन में क्यों मुब्तला कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट जाने वाला मामला है ना, उस पर कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। दो वजूहात की बुनियाद पर, एक तो ये प्ली बार्गेन नहीं है, रजा कराना वापसी रकम की, और दूसरी अहम वजह यह है कि जब कंसेंसस नहीं हो पाया था नाजरीन, तो ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने ही करना था, आइन ने उसे एम्पावर कर रखा है, और उनका इस फैसला जो है कभी इससे पहले माजी में चैलेंज नहीं हुआ। उनके पास इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी है, कतई है, उसके खिलाफ कोई अपील है ना, वकील है ना, दलील है, बिलखुसूस एक मामला, इस मामले में ये मोहर लग गई। अब मगर इसके बावजूद अगर कोई किस्मत आजमाई करना चाहता तो हम क्या कह सकते हैं? अगर कोई वकील जो है, अली जफर साहब जो है, उनको उनकी महारत से फायदा उठाना चाहता है, या हमारे वो फैसल चौधरी साहब की चिटाक पटाक गुफ्तगू सुनना चाहता है, तो हमें तो कोई इतराज नहीं। हमारी गुजारिश तो ये है, मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि अब इंतखाबात की तैयारी करें सुकून के साथ। एक मिसाल अच्छी कायम की है मोहसिन नकवी साहब ने, ये चाहे पीटीए के दोस्तों को पसंद हो ये बात या ना हो, वो आए ऑफिस आज पहले रोज़, अपनी गाड़ी पर आए, अपने स्टाफ के साथ आए, और ऐलान किया कि ना वो प्रोटोकॉल लेंगे, ना पेट्रोल लेंगे, ना कोई सरकारी गाड़ी लेंगे, अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। अच्छी मिसाल है जो आने वाले लोगों को भी करनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी का ख्याल रखें, वो रखेंगे, जारी सी बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि पहले मरहले में हज़रत अली हजवेरी साहब के मदार पर भी हाजिर हुए, किसी प्रोटोकॉल के बगैर। एक अहम बात और ये भी कि पहले मरहले में 6 रुकनी काबीना का उनका प्लान है, और उसमें जारी बात है जो अहम महकमे उनका ऐलान किया जाएगा। और दूसरी खबर मैं भी दे देता हूँ कि उनका ये मानना है, उनके करीबी हल्कों का, कि जो काबीना होगी उसका ताल्लुक उनके इदारों से नहीं होगा। कुछ लोगों को ये गलत फहमी थी कि शायद अपने जो इदारे हैं उनके अपने वहाँ से सहाफ़ियों को, नहीं ऐसा कैसे क्या हम ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं? नहीं, बड़े खदशात थे लोग हमारे वहाँ से, ऐसे बड़े मोतबर लोग मौजूद थे भैया। देखो वहाँ नजम सेठी साहब प्रोग्राम कर रहे थे अपना, तो वो तो पीसीबी के हो गए चेयरमैन, तो वो तो वहाँ से वैसे ही प्रोग्राम उन्होंने अपना बंद कर दिया। और इसी तरह सलीम बुखारी साहब भी बड़े माशाल्लाह सीनियर बंदे हैं, उनका भी मामला, और भी काफ़ी सीनियर लोग हैं वहाँ। हमारे इफ्तिखार साहब हैं, वो भी वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो एक कैबिनेट तो अच्छी खासी वो बना सकते हैं, लेकिन वो कह रहे नहीं अपने चैनल से, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, करेंगे भी नहीं, करना भी नहीं चाहिए हमें वैसे। चलिए, हालांकि सलीम बुखारी साहब जो है माशाल्लाह
ہر وقت بخار میں ہوتے ہیں. نہیں میرا خیال ہے سردی میں اتر جاتا ہے ان کا بخار. تو سر یہ فواد چوہے صاحب نے آج ارشاد فرمایا ہے الیکشن کمیشن وغیرہ کی کوئی حیثیت نہیں, پاکستان میں فیصلے 6 جرنل اور 5 جج کرتے ہیں, سمت صحیح ہو یا غلط ان 11 لوگوں کے فیصلوں پر عمل باقی ہوتا ہے, باقی تمام ادارے اور اشخاص شطرنج کے اس کھیل میں پیادوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. اوہ, کب پتہ چلا ان کو یہ؟ میرا خیال ہے علم تو یہ کون سی تاریخ کو یہ راز کھلا؟ اظہار جب آج وہ وزیر بنے اس وقت کھلا, جب وہ ایم این اے بنے اس وقت کھلا, یا وہ جہاں سے رخصت ہوئے اس وقت کھلا؟ فواد چودھری صاحب یہ شاعری چھوڑ دیں, یہی المیہ نا, حقیقت کی دنیا میں آئیں. جیسے ہی ہمارے یہ سرکردہ رہنما جو تھوڑی فہم اور دانش رکھتے ہیں یہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو انہیں ایسے جو وچار ان کا خیال آتا ہے, چاہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کا انقلاب ہو یا فواد چوہے صاحب کا انقلاب ہو, لیکن جب یہ برسر اقتدار ہوتے ہیں تو ان تمام موضوعات پر توجیحات پیش کرتے ہیں, ایسی توجیحات کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ فواد چودھری کہہ رہے تھے یا مفتاح کہہ رہے تھے. ڈراؤنے خواب نہ دیکھیں نہ دکھائیں, اپنے اوپر بھروسہ کریں. آپ کے لیڈر نے اتنی سٹرگل کی ہے, حکومت بنائی ہے, اب پھر بنانے کی تمنا رکھتے ہیں, ان کی ایک اچھی خاصی فالوئنگ موجود ہے, تو آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو بدل کرتے ہیں؟ تو لوگ حوصلہ ہار دیں گے. آپ کے اپنے ساتھی جو ہیں تو وہ جیلم کا جو ہے, جیلم سے تعلق ہے ان کا, تو جیلم کی کیا چیز مشہور ہے؟ میں اب بتی گل ہونے کا قصہ بھی سنانے لگا, عثمان یوسفزئی کو لیجئے جی. جیلم کی کیا چیز مشہور ہے؟ پورس اور اس کے ہاتھی. اچھا, جیلم کے فوجی بڑے مشہور نہیں, ہاتھی جو تھے پورس کے وہ تو چکوال کے. سر یہاں کے بھی ہیں. وہ تھی جو تھے, آپ پتہ, ہاتھی جو تھے اپنے ہی لشکر کو رونتے ہوئے چلے گئے. تو بھائی بات یہ ہے, نہ ہاتھی ہیں آپ, نہ پورس ہیں آپ ہیں فواد چودھری. بڑے ماشاءاللہ جو ہمارے الطاف صاحب تھے, ان کے چچا اور گورنر رہے, ان کو لوگ منی دولتانہ کہتے تھے, یعنی اتنا ان کا سٹیٹس تھا. یہ ممتاز محمد خان دولتانہ کے بعد ان کا نام لیا جاتا ہے مسلم لیگ میں. تو آپ بھائی اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں, ان کو ڈرائیں نا کہ بھائی جرنیل جج آپ کو چھوڑیں گے نہیں, تو ویسے ہی ٹکٹ کہاں کیا کریں گے لے کے. چلیے میں بجلی کے بحران پر جانے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے سر یہ جو تقرر اور تبادلے ہیں صوبہ پنجاب میں, آپ جو مرضی کہہ لیں یہ تو ہوں گے, نہیں ہوں گے, لیکن محمد خان بھٹی صاحب ہو گئے نا, اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ واپس آ گئے. ہاں, اس کے علاوہ جو آئی جی پنجاب کا معاملہ ہے, چیف سیکرٹری کا معاملہ ہے, کمشنر کا, اور دیگر اہم جو پورٹ فولیوز ہیں, وہاں پر ظاہری بات ہے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ, اور جو آئین اور قانون میں گنجائش نکلتی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ, الیکشن کمیشن کی منظوری سے ہوں گی, بس یہ بات سمجھ لیں. تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ تبادلہ جو ہے یا یہ تقرری جو ہے یہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری ہے. جی, ود دی کنسنسس آف الیکشن کمیشن, وہی طے کریں گے نا. اپروول, ہاں اپروول. یہ خان صاحب اعتراض یہ اٹھا رہے ہیں, انہیں خدشہ ہے کہ یہاں سے لوگ ٹرانسفر آؤٹ کیے جائیں گے اور وہ لوگ لائے جائیں گے جو اینٹی پی ٹی آئی ہیں. ایسے بھی ہیں, پتہ نہیں. یہ سرکاری افسروں کے حال پہ رحم کریں نا, ان بیچاروں کو. ان کو ہم نے کیا کیا پارٹیوں کے لیبل لگا کے, ان کو ریاست کے ملازم رہنے دیں. خان صاحب بار بار وعدے کرتے تھے, ان کو انتظامیہ میں سیاسی مداخلت ختم کریں گے. کاش انہوں نے یہ کر لیا ہوتا. ہماری سول سروس کا ہم نے حلیہ بیکار. اس میں ایک سب سے بڑا المیہ یہ رہا سر, بتی کے بحران پہ ہم نے جانا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں, چاہے وہ حکومت پی ٹی آئی کی پنجاب میں ہو یا کسی اور جماعت نون لیگ کی رہی ہو, ریسنٹ پاسٹ میں پچھلے 10-15 سال میں بالخصوص, معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں, چن کر ایسے افسروں کا انتخاب کیا گیا جن کی وفاداری کا امتحان لیا گیا. انٹرویوز اس انداز میں ان کے کیے گئے جس سے مطلوب یہ تھا کہ یہ شخص اس پارٹی کے ساتھ وفاداری ثابت کرے, پھر اسے فلاں پورٹ فولیو دیا جائے. اللہ کو جان دے. خود بیوروکریسی کو, پولیس کو اور افسران کو جتنا گندا یہاں کیا گیا سرکار نے, چاہے پنجاب کی, سر معلومات ہے ایسے ہزار لوگ ہیں. میں آپ سے ایگری نہیں کرتا سر. سب سے زیادہ جو تقرر تبادلے ہوئے بزدار صاحب کے دور میں ہوئے, ریکارڈ. اور کیوں ہوئے کہ یہ بندہ ہمارا مشن پورا نہیں کر پا رہا. کا جو دور حکومت ہے وہ اس لحاظ سے مثالی تھا کہ اس میں جو تبادلے تقرریاں ریکارڈ ہیں جس طرح ہوئی ہیں, ریکارڈ ہیں, اس سے پہلے کا کوئی دور جو ہے ٹھیک ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر یہ خان صاحب آئے تھے اصلاح کرنے کے لیے, معاملات کو درست کرنے کے لیے, کے پی کے حوالے دیتے تھے, لیکن یہاں کچھ نہیں کیا, یہاں حالات بدتر ہوئے. تو اب یہ ہمیں یہ بھی ہمارا
एजेंडा होना चाहिए रिफॉर्म्स का, सिविल सर्विस को, पुलिस को सियासी असर और रसूख से महफूज करना। चलिए अच्छा सर, ये 7:34 अला सुबह बत्ती गुल हुई, अभी तक गुल है। शहरों में पानी का बहरान हो गया क्योंकि मोटर और पंप नहीं चल रहे, लाहौर में वासा नहीं चल रही। और तो और आज दिन भर में पाकिस्तान भर में लोगों ने महसूस किया होगा कि सर्टन मोबाइल नेटवर्क्स भी फंक्शनल नहीं हैं क्योंकि उनके टावर्स को ऑन रखना 24 बैकअप के साथ इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। खरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, 80 अरब का नुकसान 10 घंटे पहले हो चुका था सनतों को, टेक्सटाइल को और दीगर शोबाजात को। और अभी भी कोई हतमी टाइमलाइन नहीं दे पा रही वजारत के कब बत्ती वापस आएगी। 20 से 27 घंटे लग सकते हैं और इस हंगाम बहुत ही उल्टी सीधी अफवाहों का बाजार भी गर्म रहा। और तो और जो हमारी कौम के हिस्से ज़राफ़त है उसको भी दाद दी। IMF वाले जो हैं मीटर उतार के ले गए, मीटर काट के। आप देखिए आसन इकबाल साहब की एक चल रही है वो गुफ्तगू जिसमें उन्होंने जब PTI के दौरे हुकूमत में जब ये एक ब्रेकडाउन हुआ था तो उन्होंने जो वलवला अंगेज गुफ्तगू की थी और जिस तरह लत्ते लिए थे हुकूमत के और उसको जिम्मेदार करार दिया था, अब लोग उसको सुन रहे हैं और उससे मतलब यह है कि एक उनका खून गरमा रहे हैं अपना। बिल्कुल ठीक। ये इंडिया में आखिरी बार 2012 में ब्रेकडाउन हुआ था। पाकिस्तान में पिछले 12-15 वर्षों के दौरान सबसे ज़्यादा बदतरीन ब्रेकडाउन्स हुए हैं और वो 4 हैं। एक आज हुआ, 1 सितंबर 2022 में, 1 जनवरी 2021 में और 1 जनवरी 2015 में। इस बीच श्रीलंका में और इंडोनेशिया में और अर्जेंटीन में और तुर्की में और बांग्लादेश में और भारत में और श्रीलंका में, इन ममालिक में बदतरीन ब्रेकडाउन्स हुए हैं। देखिए ब्रेकडाउन तो हो सकते हैं, खराबी तो पैदा हो सकती है, ये गैर फितरी नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि इसकी वजह मालूम हो, वजह बताया जाए। 3 रुकनी कमेटी बनाई है, अब वो कमेटी तहकीकात करेगी क्योंकि PM ने नोटिस लिया है। मेरा सवाल यह है कि वो कमेटी काहे की तहकीकात करेगी? अभी तो ये बताए ना ये कब तह तक पहुंच गए हैं, पता लग गया है और ये कब तक बिजली बहाल हो जाए। खुर्रम दस्तगीर ने दुनिया न्यूज़ से बात करते हुए 12 घंटे का वक्त दिया था, 12 घंटे पूरे हो चुके हैं। 7:34 में बत्ती गुल हुई थी और 7:34 होने वाले हैं। खुर्रम दस्तगीर जो हैं, एक ब्रेक ले लूं। देखिए एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, बड़े जोशो जज्बे से भरपूर हैं। नौजवान का विटामिन A और D जो है बुजुर्गी की जानिब गामज़न, विटामिन A और D सरे शाम वो उम्दा किताबें पढ़ते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। उनको चाहिए कि आए टीवी पर और कौम को बताएं हर 1 घंटे के बाद कि भाई यहाँ ये पेशरफ्त हो गई है और ये इंतजार है, ये खराबी दूर हो रही है। चले अब तो खदशा ये है कि बड़े शहर तारीकी में डूब जाएंगे। सो गए। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और बताते हैं कि नुकसान कितना हुआ और कब तक बत्ती वापस आ सकती है और नक्स क्या वाक़या हुआ था। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सुबह 8:52 पर फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है उसने ट्वीट किया कि वार्षिक से ग्रिड स्टेशनों की बहाली का आगाज़ कर दिया गया है और पिछले 1 घंटे में इस्लामाबाद सप्लाई कंपनी और पेशावर सप्लाई कंपनी के महदूद तादाद में ग्रिड्स जो हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। और लतीफ़ा ये है, अलमिया ये है कि नीचे मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने अपने वेरीफाइड हैंडल से लिखा कि स्टिल वेटिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो ज़ीशान यूसुफ से साहब से बात करें। ज़ीशान, सबसे पहले तो नाज़रीन को आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि इतना बदतरीन जो ब्रेकडाउन था वो क्यों हुआ, फिर आगे चलते हैं कि अब तक की क्या सूरत हाल। जी जावेद साहब बहुत शुक्रिया। इस ब्रेकडाउन की वजह जो है जो ज़राए ने बताया है कि बिजली की कम पैदावार की वजह से जो है इस ब्रेकडाउन का सामना हुआ। होता बेसिकली ये है कि बिजली जो करंट का फ्लो होता है वो अनबैलेंस हुआ था। जो शमाल से जुनूब की तरफ करंट का फ्लो था उसमें अनबैलेंस आई थी जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं कर पा रहे थे और उसकी वजह से जो है ये बिजली ब्रेकडाउन का सामना रहा। मैं आपको बताता चलूं कि ज़राए ने ये भी बताया है कि जो बिजली की पैदावार है वो इंतहाई कम सतह तक आ गई थी। पन बिजली जो है यानी कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है उनकी पैदावार 90% तक कम हुई है और जो दीगर थर्मल बिजली पावर प्लांट्स है उनकी पैदावार 70% तक कम हुई है, जिसकी वजह से जो है ये फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं कर पा रहे थे। तो ये कमी की वजह क्या है, क्यों कम हुई?
कमी की वजह एक तो ये है कि जो पावर प्लांट्स है उनको ईंधन की फराहमी नहीं हो रही, उनको ईंधन नहीं मिल रहा, और जो पन बिजली मंसूबे हैं तो उनके अगर तरबेला डैम की बात की जाए तो गुज़िश्ता दिनों हमने खबर भी की थी उस पर कि उसके 15 यूनिट्स बंद है, जिसकी वजह अब तक नहीं बताई गई। और तरबेला डैम और मंगला डैम की जो मजमूई पैदावार है वो तकरीबन 500 मेगावाट थी, और आज सुबह जो बिजली की पैदावार थी वो 7000 मेगावाट थी, जिसकी वजह से ये जो इतना बड़ा ब्रेकडाउन है ये हुआ। इससे अब तक लॉस कितना हुआ है मुल्क को सनती तौर पर? देखिए, ज़राए ने हमें बताया है कि जो मजमूई तौर पर 80 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, और अगर सनत की बात की जाए जो सनती सेक्टर है तो सनती सेक्टर में बताया गया है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके 20 अरब रुपए से जायद के ऑर्डर्स जो है वो मुतासिर हुए हैं। इसके साथ साथ जो जनरल इंडस्ट्री है वो भी 80% तक बंद रही है। मगर ये बताइए कि अब आला हुक्काम क्या कह रहे हैं इसका, हाँ, क्या सूरत मुस्तकबिल की बात करें ना, कब तक ये मामला दुरुस्त हो जाएगा? आला हुक्काम की जानिब से सुबह से ही दावे किए जा रहे हैं, सुबह से ही कहा गया था कि 12 घंटे तक बिजली बहाल हो जाएगी, लेकिन अब तक 12 घंटे हुए हैं और बिजली बहाल नहीं हुई। जो तर्जुमान है या जो दीगर एनटीडीसी के लोग हैं वो कुछ कहने से कासिर है, और जो सूरत हाल है उसे वाज़ेह नहीं कर पा रहे हैं। वो वाज़ेह ज़िशान इसलिए नहीं कर पा रहे कि कोई सॉलिड लाहा अमल उनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि ये तरबेला और मंगला के जो यूनिट्स हैं उनको चालू करने की भी एक से ज़ायद बार एफर्ट की गई है, लेकिन उसमें नाकामी हुई है। आप तस्दीक करते हैं? जी बिल्कुल इस तरह ही है, जो यूनिट्स है उनको चालू करने की कोशिश की गई लेकिन उसमें भी नाकामी हुई और बार बार ट्रिपिंग हो रही थी। जो मैं आपको एक बार फिर बताता चलूं कि 1 बजे के करीब 12:55 पर जो है एक दफा फिर ब्रेकडाउन हुआ था, क्योंकि जो ट्रिपिंग है वो बार बार हो रही थी, जिसकी वजह से ही नहीं हुआ। इसके बाद इरसा ने जो है फिर इजाजत दी कि मंगला डैम की जो है वो फ्लो जो है पानी है जो जारी किया जाए, और हुकूमत पंजाब को भी इस हवाले से आगाह किया ताकि वहीं से ये जो है ये मामला टैकल किया जा सके। लेकिन अब तक जो है सूरत हाल अबतर होती जा रही है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक जो है बिजली बहाल न हो सकी। शहर इक़्तिदार की भी यही सूरत हाल है। आयस्को रीजन के तकरीबन 1300 फीडर्स है, जिनमें 90 फीडर्स पर जो ज़राए ने बताया है कि अब तक बिजली की तरसील बहाल हो चुकी है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान यूसुफज़ई। सर, ये तो एक दूरस्त प्लानिंग के हिस्से होती हैं ट्रांसमिशन लाइंस के, हमारे पुराने दरीना मसाइल हैं ट्रांसमिशन लाइंस के लॉसेस की वजह से हम भुगत रहे हैं एक अरसे से। फराहम नहीं किया जा सका बर वक्त। सर, वो कहते हैं कि पावर प्लांट्स जो हैं उनको जो ईंधन चाहिए इसलिए नहीं देख सकते कि महंगा हो गया ईंधन, रेट जो पैदा करके उन्होंने देनी है बिजली वो वही है, वो क्यों पैदा करें, वो कैसे पैदा करें? ये तो एक लंबी चौड़ी प्लानिंग का मामला है। अब मुझे ख़दशा ये है कि ये बहरान ज़्यादा संगीनी इख्तियार ना कर जाए। मईशत पर तो असरात हो रहे हैं, आम शहरी का जीना जो है मुश्किल हो पड़ा है। बड़े शहर तारीकी में डूब गए हैं, पानी नहीं मिल रहा। लाहौर में वासा के पंप बंद है, कहाँ से पानी आएगा? इस बीच में जो अमन व अमान की सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, उस पर सवालिया निशान उठ सकते हैं। नहीं, अभी तो देखे ना ये जो आपके मोबाइल फ़ोन वो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। सर, उसकी वजह यह है कि 24 घंटे या 12 घंटे तो अब हो चुके हैं ना, 7:30 से लेकर अब तक मुसलसल जो आपके ट्रांसमिशन टावर्स हैं इन कंपनियों के, उनको सप्लाई देना मुश्किल है। कहाँ से लेके आएँ? इस वक्त तो चाहिए हुकूमत, अब जो भी सूरत हाल है हम कोई मज़ीद इज़्तिराब पैदा नहीं करना चाहते। हुकूमत के भी लाजम है हर 1 घंटे के बाद ऐलान करे, लोगों को एतमाद में ले। ये वज़ीर साहब हैं हमारे एनर्जी के, ये सामने आएँ, लोगों को बताएं भाई क्या मसला हो रहा है, कहाँ कहाँ बहाली हो सकती है, कहाँ हो जाएगी, लोग ये ताकि ज़रा हौसला रहे ना कि भाई ये सूरत हाल जो है बेहतर हो रही है। ज़ाहिर है पाकिस्तान भर के जो इंजीनियर्स हैं वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को कोई इत्तला मिलनी चाहिए। ये जो इत्तला नहीं दी जाती, आप मुंह को ताला लगा के बैठ जाते हैं, वो भी अंधेरा फैला रहे होते हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, एक आज और बड़ी अहम खबर है जिससे बड़ी मायूसी फैली है सुनने वालों के यहाँ भी, सारिफीन के यहाँ जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। नकीबुल्ला महसूद कत्ल केस, नकीबुल्ला महसूद के 4 लोग थे जिन्हें दहशतगर्द तंजीम से जोड़कर कत्ल किया गया, और ये 5 बरस अदालत में केस ज़ेर समात रहा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लिया। यही नहीं बल्कि आपको याद होगा उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद चल कर गए थे, उनके ख़ानदान से मिले और इंसाफ की यकीन दहानी कराई थी। इसका नकीबुल्ला महसूद का छोटा सा बच्चा था,
उस बच्चे की तस्वीर है जब इसका वालिद भी फौत हो गया नकीबुल्लाह महसूद का, इसी गम से निढाल होकर उसकी पथराई आंखें सवाल पूछती हैं कि मैं किसके हाथ पे अभी अपने। तो आप लोग देखते हैं ना, एक तरफ तो बड़े बड़े मुलज़म जो हैं उनकी जो वारदातें बयान की जाती हैं, जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जब मुकदमे चलते हैं तो वो बरी हो जाते हैं, फिर नकीबुल्लाह महसूद को किसने कहीं मारा? गवाह बैठ जाते हैं, अगर कहीं शहादतें, अगर राव अनवार समेत शवाहत दीगर मौजूद नहीं तमाम होते। मुल्ज़िमान जो हैं वो बेगुनाह हैं, बाइज़्ज़त बरी हुए, तो फिर सवाल ये है कि कत्ल किसी ने नकीबुल्लाह तो महसूद किया है को ना। किसने मारा सर, किसने तो मारा? अब बात यह है कि ये हुआ क्या है, इस पे बात करें ना। गवाह बैठ गए हैं, पुलिस ने तफ्तीश दुरुस्त नहीं की, क्या मसला क्या हुआ है? सलाहुद्दीन पनहोर साहब मुमताज़ कानूनदान इस केस को उन्होंने टेकअप भी किया। आपको याद होगा जिब्रान नासिर साहब और इसमें वो सोशल वकील मीडिया थे। जी, और जो जिब्रान नासिर साहब भी और सिविल सोसाइटी ने भी और मीडिया के तमाम सेक्शंस ने अक्रॉस द बोर्ड इस केस को ज़िंदा किया, इस पे आवाज़ बुलंद की, लेकिन फैसले से सख्त मायूसी हुई। सलाहुद्दीन साहब, शामी साहब सवाल उठा रहे हैं कि फिर हुआ क्या, व्हाट वेंट रॉन्ग, जो आज फैसला ये है कि बाइज़्ज़त बरी हो गए मुल्ज़िमान? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले हम शुरू से इस चीज को हाईलाइट करते आ रहे थे कि ये जो पुलिस वर्सेस पुलिस केसेस होते हैं, इनमें बड़ा मुश्किल होता है कि हम कोर्ट के सामने ये सारी चीजें प्रूव कर पाए। ठीक, उसकी जो खास वजह ये होती है कि अगर अक्यूज्ड पुलिस वाले हैं और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर भी वही लोग होते हैं और विटनेस भी वही लोग होते हैं कि जो अपने कुलीग्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक, किडनैपिंग हुई, उसके बाद अबडक्शन हुई और मीनवाइल उसने अपने दोस्तों को बताया कि इन्होंने मुझसे रैंसम मांगा है, कि जब वो इस चीज को ढूंढते रहे कि ये सारा सीन जो है ये हो क्यों रहा है, और उसके बाद जो हजरत अली और कासिम को रिलीज किया गया, उन्होंने आके बताया कि नकीब ने उनको बताया था कि ये 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। उसके बाद वो रिलीज हो गए और नॉर्मली रिलीज नहीं हुए और उनको थ्रेट किया गया कि अगर आपने जाके बाहर किसी को बताया तो जो 2 दिनों में आपके साथ हाल हुआ है, जो उन्होंने बताया कि उनको नस्वार का पानी नाक में डाल के और मारा जा रहा था, तो आपने जाके किसी और को बताया तो आपके साथ भी वही हाल होगा। तो वो साइलेंटली जब जैसे ही उनको रिलीज किया गया तो वो आके उस डर की वजह से चुप बैठ गए घरों पर। और 13 तारीख को आप सबने, हम सबने देखा कि इलीगल इनकाउंटर शो किया गया जिसमें नकीबुल्लाह थे और 3 लोग और थे जिनको मारा गया। सही। और उसके बाद एसएसपी राव अनवार की प्रेजेंस में और उनकी डायरेक्शन में ये सारी चीजें हुई। 17 से 21 5 एफआईआर जो है वो इसमें लॉन्च की गई, जिसमें एक्सप्लोजिव था, वेपन्स थे। और बाद में 17 तारीख को जब ये मामला बाहर आया और इंक्वायरी हुई, और वो भी पुलिस वालों ने की, हाई ऑफिशियल्स ने की, किसी मतलब बाहर ये के बताएं बंदे ने सलाहुद्दीन नहीं। साहब, जो आप बात कह रहे हैं वो तो बात तो दुरुस्त है, इसका मुदावा क्या है, इसका हल क्या है? देखिए, इसमें जो एविडेंस आ रहा था तो हमने बीच में प्रोटेक्शन की एप्लीकेशन फाइल की थी कि ये जो पुलिस वाले आ रहे हैं वो गवाहियां सही से रिकॉर्ड नहीं करवा रहे, इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, जो पुलिस विटनेस है। तो फिर क्या ये सुनवाई नहीं हुई, नहीं हुई, कंप्लाइंस नहीं हुई, उसकी कंप्लाइंस ऑर्डर्स की कंप्लाइंस नहीं हुई। प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हुए जिसमें शहजादा जहांगीर था, आसिफ राना था, वो विड्रॉ कर गए। डिपार्टमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया कि आप लोगों ने अपने स्टेटमेंट से विड्रॉ क्यों किया? तो फिर तो क्यों इसका डिपार्टमेंट साइलेंट रहा? इसका तो मतलब ये होगा कि इस तरह की वारदातें जो हैं वो तो फिर होती रहेंगी और हम रोते रहेंगे, यही तो अलमी है वो बयान कर रहे हैं, और जो मुजरम हैं वो दंदनाते रहेंगे। अब आप इसे चैलेंज कर रहे हैं फैसले को अदालत में? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम हाई कोर्ट ले जाएंगे। अभी हमारे पास फोरम मौजूद है और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कोर्ट को असिस्ट करें कि और को ये सारा एविडेंस उनको बताए कि कोई अच्छा फैसला ले ले। इसको हम चैलेंज करें। ये बहुत शुक्रिया, तो बहुत देखे ना बड़ा कितना अलमिया अरसा गुजर है, गया। बहुत बड़ा अलमिया है ये कि तमाम लोग बाइज़्ज़त बरी हुए। सवाल फिर ये है कि नकीबुल्लाह महसूद को किसने कत्ल किया? अगर ये तमाम लोग बाइज़्ज़त बरी हैं, अगर इनके खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं, तो फिर कत्ल किसने किया? फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस क्यों लिया था? एक तो साल लग जाते हैं, होना तो ये चाहिए इन मुकदमात की 5 साल दिन रात समाप्त हो, 5 बरस लगे इसमें। दिन रात जी, और 5 महीने, 5 बरस में नहीं, 5 महीने में फैसला हो। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन।
ایک اور سر بڑا دلچسپ معاملہ ہے، تحریک انصاف کے جو 44 یا 45 اراکین قومی اسمبلی ہیں وہ اب استعفیٰ واپس لینے کا فیصلہ کر چکے خان صاحب کی رہنمائی میں، اور پہنچے آج پارلیمان بھی۔ وہاں معلوم ہوا کہ پارلیمان کے آفیسز میں شارٹ سرکٹ ہو چکی ہے، 3 روز کے لیے دفاتر بند ہیں، اندر جانے کی کوشش کی، دھرنا بھی آج انہوں نے دیا ہوا ہے، اور پھر الیکشن کمیشن میں بھی عرضی ڈالی ہے شاید کہ اگر ہمارا استعفیٰ اسپیکر قبول کریں تو آپ منظور نہ کریں۔ جو عامر ڈوگر صاحب ہیں اور ریاض فتحانہ صاحب، ان کی قیادت میں یہ وفد پہنچا ہوا، کیونکہ باقی جو سرکردہ رہنما تھے ان کے استعفے تو ان 70 لوگوں میں آ گئے جو قبول کر چکے ہیں، اسپیکر بھی، الیکشن کمیشن بھی۔ تو پہلے کہا گیا استعفے دے چکے، قاسم سوری قبول کر چکے، کبھی واپس نہیں آئیں گے، اب حکمت عملی کے تحت واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ پی ٹی پرویز اشرف صاحب دروازہ نہیں کھول رہے، اب وہ نہیں کنڈی لگا کے بیٹھ گئے ہیں، استعفے منظور کر رہے ہیں۔ یار عجب تماشا ہے، ہم تو اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، اب اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر۔ ہم نے تو خان صاحب سے بار بار عرض کیا کہ نہ چھوڑیں اسمبلی، حضور اسمبلی نہ چھوڑیے، استعفے نہ دیجیے، آپ کا سسٹم سے آپ کا خلا پیدا ہو جائے گا، نگران حکومتوں کا تقرر آپ کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا، آپ کے مشورے کے بغیر ہو جائے گا، الیکشن کمیشن کے معاملات کون دیکھے گا، انتخابی اصلاحات کون کرے گا۔ آپ اسی وجہ سے تو واپس جانا چاہ رہے تھے، ورنہ راجہ اب ریاض وہ صاحب تو واپس ہیں جانا وہاں چاہ پہ رہے اپوزیشن ہیں، لیڈر، اور راجہ پرویز ارشد صاحب کہتے تھے میں تو ایک ایک کے ملوں گا، اب وہ ایک ایک سے نہیں بلکہ 35 کو وہ اب استعفے یک منظور کر جنبش رہے ہیں، قلم قبول کر اب وہ رہے کہہ رہے ہیں واپس کر دو، وہ کہتے ہیں واپس نہیں کریں گے۔ کیا تماشا ہے یار۔ دیکھیے کہا کیا جاتا تھا اس معاملے پر، فریقین جو ہے نا اپنا اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں، اپنا اپنا اگلا ہوا نگل رہے ہیں۔ المیہ نصر، اب پی ٹی آئی کو اب سمجھ آئی کہ اسمبلی جانا ضروری ہے، وگرنہ راجہ ریاض صاحب سے مل کے شہباز شریف صاحب نگران سیٹ اپ بنا لیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم وہاں موجود ہوں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا اسی بارے میں، پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے۔ یہ پرانی سیاست گری ایک طرف کبھی آپ کا یو ٹرن، کبھی میرا یو ٹرن۔ ناظرین، اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ کل جب آپ سے پروگرام میں حاضر ہوں تب بتی آ چکی ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔